हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल प्राइम आउटरीच में। और आज हम बात करने वाले हैं एक हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस की। जी हां, उस हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस में कहीं ना कहीं आपका और हमारा कंट्रीब्यूशन है। उस हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस का नाम है विद्या का बिजनेस, जिसको हम बोलते हैं स्कूल। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, स्कूल एक हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और अब कुछ लोग इस पे ऑब्जेक्शन करेंगे कि स्कूल कोई बिजनेस नहीं है और ये हाईली प्रॉफिटेबल नहीं है। सो दोस्तों, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि अगर स्कूल हाईली प्रॉफिटेबल नहीं है, सो ये स्कूल ओनर्स या डायरेक्टर या प्रिंसिपल हमको क्यों फोर्स करते हैं कि आपको स्टेशनरी तो यहीं से ही परचेज करनी पड़ेगी, बुक सेट तो हमसे ही लेना पड़ेगा, या स्कूल का यूनिफॉर्म तो इसी सेंटर से लेना जरूरी है। अगर स्कूल के पास में कमीशन नहीं जाता है और स्कूल हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, तो पेरेंट्स को क्यों फोर्स किया जाता है? और दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा कि स्कूल में आपसे या एक पेरेंट से कितनी तरह की फीस चार्ज की जाती है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि हाँ, मुझे पता है कितनी फीस चार्ज होती है, बट कुछ पेरेंट्स को तो पता भी नहीं होगा। दे जस्ट गो एंड डिपॉजिट द फीस विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, स्कूल में सबसे पहले जब आप अपने बच्चे को लेकर के जाते हैं, तो सबसे पहली जो फीस आपसे ली जाती है उसको बोलते हैं एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म क्या होता है? सिंपल अ पीस ऑफ पेपर, जिसमें कि आपको अपने बच्चे की डिटेल्स मेंशन करनी होती है कि मेरे बच्चे का नाम ये है, इसकी एज इतनी है, डेट ऑफ बर्थ इतना है, इसके पापा का नाम ये है, मम्मी का नाम ये है, एड्रेस ये, दैट्स इट। बट उस एडमिशन फॉर्म की फीस 100 रुपए से लेकर के 2500 रुपए तक की फीस होती है। यस, 100 रुपए से लेकर के 2500 रुपए तक की फीस होती है एडमिशन फॉर्म की। और ये मैं एक एवरेज स्कूल की बात कर रहा हूं, बहुत हाई फाई या एलीट क्लास स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं। अब आपने फॉर्म भर दिया है और फॉर्म डिपॉजिट करा दिया है और स्कूल की तरफ से एक्सेप्टेंस आ जाता है कि जी हाँ, मुबारक हो, आपका बच्चा हमारे स्कूल में एडमिशन ले सकता है। ग्रेट। अब उसके बाद आती है सेकंड नंबर की फीस, जिसको हम बोलते हैं एडमिशन फीस। एडमिशन फीस दोस्तों वो फीस होती है जब हम बच्चे को एडमिशन कराते हैं किसी भी स्कूल में। आज की डेट में एक एवरेज स्कूल की बात करें इंडिया के अंदर, एडमिशन फीस 10,000 रुपए से लेकर के अप टू 1 लाख रुपीज या हो सकता है 1 लाख से ज्यादा की भी एडमिशन फीस ली जाती है। अब दोस्तों सोचिए, इस एडमिशन फीस से क्या होता है? एडमिशन फीस का जस्टिफिकेशन कुछ भी नहीं है। आपने अपने बच्चे को एडमिशन कराया है तो आपको एडमिशन फीस जमा करानी पड़ेगी। अब खुशी की बात, अगर आपने अपने बच्चे को एडमिशन करा दिया है और लेट्स सी अगर आपका बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, तो क्या सेकेंड ईयर एडमिशन फीस लगनी चाहिए? जी नहीं। उससे अगले साल वो फीस लगनी चाहिए? जी नहीं। पर हाँ, एक फीस जरूर लगती है जिसको नाम दिया जाता है ईयरली फीस या एनुअल फीस। अब ये ईयरली फीस क्या है? ये दूसरा नाम है आपके एडमिशन फीस का। जी हाँ, ये आप सभी से ली जाती है। उसके बाद में एक और फीस आती है कॉशन मनी या सिक्योरिटी मनी। अब ये कॉशन मनी आप जमा तो कराते हैं, ये रिफंडेबल होती है। बट जब बच्चा आपके स्कूल से पास आउट होता है, जब बच्चा किसी भी कंडीशन में किसी दूसरे स्कूल में स्विच करता है या किसी दूसरी सिटी में मूव करता है, क्या वो कॉशन मनी या सिक्योरिटी डिपॉजिट फीस वापस होती है? जी हाँ दोस्तों, ये फीस वापस होती है एक कंडीशन पे, अगर आपके पास कॉशन मनी की रिसिप्ट अवेलेबल है तो। अगर आपके पास में उसकी रिसिप्ट नहीं है तो सॉरी टू से आपको फीस नहीं मिलती है। और कुछ पेरेंट्स जब एक सिटी से दूसरी सिटी मूव करते हैं तो उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता आर्ग्यूमेंट करने का कि हे प्रिय स्कूल, हमें हमारी कॉशन मनी रिटर्न कर दीजिए और हमारे पास से वो फीस रिसिप्ट मिस हो गई है। सो इसलिए किसी किसी कंडीशन में ये वापस मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती है। चलते हैं अगली फीस पे, जिसको हम बोलते हैं ट्यूशन फीस। दोस्तों, ट्यूशन फीस वो रेगुलर फीस होती है जिसके लिए हमारा बच्चा स्कूल जाता है और उसको एजुकेशन मिलती है, पढ़ाई मिलती है। सो ट्यूशन फीस मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, या कुछ कुछ स्कूल तो हाफ ईयरली बेसिस और ईयरली बेसिस पे साल में एक बार में ले लेते हैं। अब नेक्स्ट फीस पे चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट फीस। अब ये डेवलपमेंट क्या है? आपने ट्यूशन फीस दे तो दी है फ्रेंड्स। डेवलपमेंट आपके बच्चे का भी हो सकता है या स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर का, ओवरऑल जो स्कूल है और जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी बिल्डिंग है, उसकी मरम्मत का चार्ज आपसे ही लिया जाता है। सो अब आप सोचेंगे, मैंने एडमिशन फीस दे दी, मैंने ट्यूशन फीस दे दी, अब डेवलपमेंट फीस क्यों दूं? जी हाँ, ये भी आपसे ली जाती है।
अब अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ाई कर रहा है तो उसके असेसमेंट और एग्जाम तो होंगे ही होंगे, तभी तो पता चलेगा कि मेरा बच्चा क्या सीख रहा है। सो एग्जामिनेशन के नाम पे हमसे ली जाती है एग्जामिनेशन फीस। और दोस्तों, बोलते हुए शर्म आ रही है, शर्मनाक बात है, कुछ स्कूल्स जो अपने बच्चों को नोटबुक या कॉपी प्रोवाइड करते हैं, उसी कॉपीज के बीच में से स्नैच करते हैं वो एग्जामिनेशन आंसर शीट के पेजेस। ये मेरी आंखों देखी बात है, बट खैर अभी के लिए छोड़ते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद में एक फीस आती है एक्टिविटी फीस। अब आपका बच्चा वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे जो भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके नाम पे आपसे ली जाती है एक एक्टिविटी फीस। नाउ कम्स टू नेक्स्ट पॉइंट। अब आती है लेबोरेटरी फीस। लैब फीस क्या होती है कि कुछ बच्चे ऑप्ट करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या देयर आर मल्टीपल सोर्सेज जहां पर कि बच्चों को जाकर के लैब में प्रैक्टिस करनी होती है, प्रैक्टिकल करना होता है। सो उसके लिए भी एक चार्ज फीस होती है जिसको हम बोलते हैं लेबोरेटरी फीस। उसके बाद आती है दोस्तों लाइब्रेरी फीस। तब आपका बच्चा किसी एक पीरियड में फ्री है, या सपोज आज कोई टीचर अनअवेलेबल है, या डेडिकेटेड स्कूल्स के अंदर रीडिंग के लिए एक टाइम और स्लॉट फिक्स किया जाता है जिसको हम एक जीरो पीरियड बोलते हैं या लास्ट का एंड पीरियड बोलते हैं, जिसमें कि बच्चों को लेके जाया जाता है लाइब्रेरी के अंदर। बट अगर आपका बच्चा लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ता है तो उसके लिए उसको एक कंपलसरी फीस देना जरूरी है। और सपोज किसी कंडीशन में बच्चा लाइब्रेरी की बुक घर ले आया तो उसके ऊपर भी एक चार्ज लगता है जिसको काउंट करते हैं लाइब्रेरी फीस के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पोर्ट्स फीस। अगर आपका बच्चा किसी भी स्पोर्ट के अंदर इन्वॉल्व है तो उसको एक सर्टेन फीस देनी पड़ेगी। वो सर्टेन फीस हो सकती है क्वार्टरली बेसिस, या हाफ ईयरली बेसिस, या ईयरली बेसिस। स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, जिस भी स्पोर्ट्स के अंदर आपका बच्चा है उसके ऊपर स्कूल एक फीस चार्ज करता है जिसको हम बोलते हैं स्पोर्ट्स फीस। नाउ अब अगर आपका बच्चा टूर्नामेंट खेलने जा रहा है सो उसकी भी एक अलग फीस होती है, टूर्नामेंट फीस। अब आप सोच रहे होंगे यार इतनी सारी फीस होती है, हमने तो कभी सोचा ही नहीं, हमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। दोस्तों लाइन और लंबी है, कंटिन्यू रखिए। उसके बाद फीस आती है ट्रांसपोर्ट फीस। आपका बच्चा स्कूल जा रहा है और अगर आप उसको सेल्फ पिक एंड ड्रॉप करते हैं तब तो वो फीस नहीं लगती है। बट अगर आपका बच्चा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता है तो उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फीस देनी है। बट अगर वो स्कूल का ट्रांसपोर्ट यूज करता है, चाहे वो ऑटो हो, रिक्शा हो या बस हो, सो स्कूल ट्रांसपोर्ट की फीस भी आपको देनी होती है एंड दैट हैज टू बी पेड फॉर एंटायर 12 मंथ्स। जी हाँ, पूरे 12 महीने की फीस देनी है आपको। ऐसा नहीं कि मई जून में अगर हमारे बच्चे की छुट्टी है तो उसकी फीस नहीं लगेगी, डेफिनेटली उसकी फीस लगेगी, नो मैटर स्कूल की छुट्टी हो या ना हो। और एक खुशी की बात, कभी आप उन ड्राइवर भाई साहब से पूछेगा कि क्या आपको मई जून की सैलरी मिलती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 75% से ज्यादा ड्राइवर आपको बोलेंगे हमको मई जून की सैलरी नहीं मिलती हमारे स्कूल से। सो दोस्तों, जब स्कूल या स्कूल ओनर हमसे ये फीस चार्ज करते हैं एंटायर 12 मंथ्स की इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो क्यों वो ड्राइवर्स को सैलरी पे नहीं करते हैं? ये मेरे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आई डोंट नो इसका आंसर कौन दे पाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट फीस के ऊपर जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट क्लास फीस। फ्रेंड्स, आजकल एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है जिसमें कि हमारी क्लासेस को स्मार्ट क्लास बनाया जाता है, जिसमें कि डिजिटल गैजेट्स, डिजिटल बोर्ड, डिस्प्ले लगाए जाते हैं। अच्छी बात है, बट जब इतनी सारी फीस एक पेरेंट्स ने जमा करा दी है तो फिर स्मार्ट क्लास फीस अलग से क्यों? बट नहीं, इट्स अ फैसिलिटी। और जो पेरेंट्स इस फीस को देते हैं उन्हीं के बच्चों को एंटर किया जाता है। जो पेरेंट्स इस स्मार्ट क्लास फीस को पे नहीं करते हैं उन बच्चे को नॉर्मल क्लास में रखा जाता है। इट्स एन ऑप्शनल फीस फॉर एवरीवन। इसके बाद आती है हेल्थ एंड मेडिकल चेकअप फीस। फ्रेंड्स, अब आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल ने एक सर्टेन क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है कि आपके बच्चे का मेडिकल चेकअप होगा ऑन रेगुलर बेसिस। वो रेगुलर बेसिस होता है कम से कम 6 महीने का पीरियड। सो हेल्थ एंड मेडिकल चेकअप के लिए भी आपको अपने बच्चे के लिए स्कूल में फीस जमा करानी होगी। अगर वो फीस जमा होगी तो ही बच्चे का मेडिकल चेकअप होगा, अगर फीस जमा नहीं हुई तो मेडिकल चेकअप नहीं होगा। उसके बाद आती है दोस्तों एनुअल एंड इवेंट या पिकनिक फीस। अगर आपका बच्चा किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करता है या पिकनिक पे जाता है तो उसको अलग से फीस पे करनी होती है। आप बिलीव करेंगे, एक एवरेज स्कूल की पिकनिक की फीस एक सिटी से किसी दूसरी सिटी में लेके जाया जा रहा है और वो डिस्टेंस है लगभग 100 से 150 किलोमीटर का। एक एवरेज स्कूल के बच्चे से 10,000 रुपए पिकनिक फीस चार्ज की जा रही है। सोच के देखिए,
₹10,000 फ्रेंड्स, 10,000 रुपए फीस चार्ज की जा रही है। किस नाम पे? पिकनिक फीस। उसके बाद आती है लेट फीस। अब सपोज किसी कंडीशन में कोई पेरेंट्स हो जाता है, किसी कंडीशन में किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे की फीस डिपॉजिट कराने में थोड़ी सी देरी कर दी, अगर एक भी दिन फीस डिले हो गई है, आपके बच्चे की ट्यूशन फीस के ऊपर आपको फाइन, लेट फीस, पेनल्टी भरनी पड़ेगी। अब ये मैं पूछना चाहूंगा कि ये बैंक का ईएमआई है, ये स्कूल की फीस है? ये तो बैंक करता है। अगर एक भी दिन आपका ईएमआई डिले हो गया तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, चार्ज लगेगा। बट नहीं, स्कूल भी वही चीज फॉलो कर रहा है जो बैंक फॉलो कर रहा है। बच्चे की फीस आप 10 दिन डिले कीजिए, उसके बाद देखिए लेट फीस का आपके पास में फरमान आएगा या बच्चे को क्लास में एंटर ही नहीं करने दिया जाएगा। जो मैंने आपको बोला, स्कूल एक बिजनेस है, एग्जैक्टली एक बिजनेस है। क्योंकि अगर ये बिजनेस नहीं होता तो उस बच्चे को लेट पेमेंट के ऊपर फाइन नहीं लगता या उसको क्लास में एंटर करने के लिए अलाउ किया जाता। बट नहीं, स्कूल्स अलाउ नहीं करते। उसके बाद भी जब इनका मन नहीं भरता तो ये आपके ऊपर एक चार्ज लगाते हैं, मिसलेनियस फीस। अब उस मिसलेनियस फीस का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है दोस्तों। मिसलेनियस फीस आपको जमा करानी है, दैट इज मैंडेटरी, और मोस्ट ऑफ द स्कूल्स मिसलेनियस फीस लेते हैं। ये तो था एक बड़ा सारा एंटायर पूरा स्ट्रक्चर फीस का। इसके बाद भी स्कूल ओनर्स का मन नहीं भरता और आपका बच्चा अगर एक सिटी से दूसरी सिटी मूव कर रहा है तो उसको एक कागज का टुकड़ा चाहिए जिसको हम बोलते हैं टीसी। ये आपका बच्चा 12th पास कर चुका है या जिस भी स्कूल का जो स्टैंडर्ड है, सपोज 8 तक स्कूल है, 10 तक है या 12 तक है, जो लास्ट हाईएस्ट क्लास थी उसने अचीव कर ली है, पढ़ाई कर ली है, उसके बाद उसको चाहिए टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। उस एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट के स्कूल चार्ज करते हैं 100 रुपए से लेकर के 1000, 2000 रुपए तक। सोच के देखिए, टीसी, कागज का टुकड़ा जिसपे एक साइन करना है कि आपके बच्चे ने हमारे इस स्कूल में इस ईयर से लेकर के इस ईयर तक पढ़ाई की है, और उसको रिलीव करने के लिए एक कागज के टुकड़े के 1000 से 2000 रुपए चार्ज किए जाते हैं। सोच के देखिए, इतनी सारी फीस आपने जब चार्ज कर ली है एक बच्चे से, उसके बाद भी क्या आपका मन नहीं भरा कि टीसी की भी फीस हम इससे लें? दोस्तों, अगर मुझे बताइए स्कूल को मैं हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस बोल रहा हूं तो क्या मैं गलत हूं? और अगर आप मेरे साथ सहमत है तो प्लीज इस चीज के ऊपर आवाज उठाइए। वीडियो बहुत लंबा है दोस्तों, जुड़े रहिए, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। फ्रेंड्स, अब इस हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस के कस्टमर्स कौन हैं? इस हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस के कस्टमर्स हैं पेरेंट्स या आपके बच्चे। अब बच्चे स्कूल में एडमिशन लेंगे और उनकी जर्नी शुरू। जैसे कि स्टार्टअप में काउंट किया जाता है कि एक कस्टमर की वैल्यू या लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, उसी तरीके से एक बच्चे की भी एलटीवी, लाइफ टाइम वैल्यू होती है। अब आप कहेंगे एलटीवी कहां से आ गया? बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं और फीस दी जाती है, दैट्स इट। जी नहीं दोस्तों, अगर इसको प्रॉपरली कैलकुलेट करें तो एक बच्चे की एलटीवी निकलती है। सपोज एक एवरेज स्कूल की पूरे साल की एंटायर फीस, जो भी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, अगर टोटल फीस की बात करें, कम से कम बात करें, एक बच्चा 1 लाख रुपए की फीस स्कूल में जमा कराता है। अब अगर वो 12 तक पढ़ता है, स्टैंडर्ड 1st to 12th, तो ऑन एन एवरेज उस बच्चे ने 12 लाख रुपए फीस जमा की। और स्कूल की खास बात और है, हर साल कुछ सर्टेन परसेंटेज तो इंक्रीमेंट होता ही है। तो अगर हम बात करें 12 लाख की जगह 15 लाख रुपए एक बच्चे से चार्ज किया जाता है, 15 लाख रुपए। दोस्तों, किसी भी स्कूल में एक एवरेज स्ट्रेंथ होती है 1000 स्टूडेंट्स। 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल्स टू 150 करोड़। जी हां, अब आप कह रहे थे स्कूल तो प्रॉफिटेबल होता नहीं है, ये तो कोई बिजनेस नहीं है। 150 करोड़, जी हां, ये है प्रॉफिट। दूसरी बात, जब स्कूल प्रॉफिट जनरेट करते हैं तो कुछ समय बाद आप देखते हैं कि इस स्कूल की नई ब्रांच स्टार्ट हुई है, फिर 3rd ब्रांच, फिर 4th, फिर 5th, ऐसे करते करते आज की डेट में मोस्ट ऑफ द स्कूल्स की एटलीस्ट 2 से 3 या 5 ब्रांचेस आपको एक शहर में मिल ही जाएंगी या फिर अलग अलग सिटीज में, अलग अलग स्टेट में। सोच के देखिए, एक ब्रांच से 150 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ रहा है, 5 ब्रांच से 750 करोड़, तो क्या ये प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है? सोच के देखिए। अब मेरा सवाल है आप सभी से और उन सब समझदार लोगों से कि जब हमारा बच्चा पूरे 12 महीने स्कूल नहीं जाता है तो क्यों स्कूल हमसे पूरे 12 महीने की फीस चार्ज करते हैं? आपको पता होगा, ऑल ओवर इंडिया में मई जून मंथ में बहुत गर्मी होती है और ऑन एन एवरेज ज्यादातर स्कूल्स 5th या 10th ऑफ मई से बंद हो जाते हैं एज ए समर वेकेशन।
और वापस रीओपन होते हैं या तो 20 या 25 जून के बाद, या मोस्टली स्कूल स्टार्ट होते हैं 1 जुलाई से। सो ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 महीने का गैप होता है। 1.5 से 2 महीने हमारा बच्चा स्कूल नहीं गया, इन टर्म्स उसको रिटर्न में क्या मिलता है? हॉलीडे होमवर्क। वो घर बैठ करके अपना होमवर्क करता है, बट इस ड्यूरेशन में उसको टीचर से कोई असिस्टेंस नहीं मिलता। जब वो स्कूल नहीं गया तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो 2 महीने की फीस क्यों चार्ज की जाती है? और अगर वो 2 महीने की फीस चार्ज की जाती है तो क्या आप अपने फैकल्टी को, अपने टीचर्स को सैलरी प्रोवाइड करते हैं? फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स फैकल्टी मेंबर्स को, टीचर्स को सैलरी नहीं देते हैं। हार्डली ही कोई स्कूल्स होंगे जो कि टीचर्स को सैलरी प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज मोस्ट स्कूल्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो जब 12 महीने हमारा स्कूल, साथ ही साथ आप सब जानते हैं कि हमारे स्कूल्स के अंदर या हमारे जो इतने सारे त्योहार हैं, जिसमें कि कभी दिवाली आ गया, कभी क्रिसमस आ गया, कभी विंटर वेकेशन आ गया, आज शिवरात्रि है, कल करवा चौथ है, परसों जन्माष्टमी है, कभी गणेश चतुर्थी है, लॉट मेनी फेस्टिवल्स आर देयर। सो इतनी सारी छुट्टियां होने के बावजूद अगर हम कैलकुलेट करें तो हार्डली हमारे बच्चे 365 दिन में से 200 दिन या 250 दिन ही स्कूल जाते हैं। पर हम सभी को स्कूल फीस तो एंटायर 365 डेज की पे करनी पड़ती है। और साथ ही साथ कुछ स्कूल्स तो इतने अच्छे हैं कि वो पूरे 12 महीने की फीस लिए बिना नहीं मानते। कैसे? बताता हूं आपको। सपोज किसी पेरेंट्स का एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रांसफर हो गया। अब इन द मंथ ऑफ अप्रैल पेरेंट्स ने अपने बच्चे की उसी सिटी में, उसी स्कूल में एडमिशन फीस या फिर ईयरली फीस या फिर जो उनकी ट्यूशन फीस होती है फॉर 3 मंथ्स डिपॉजिट कर दी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून। अब जून मंथ में उन पेरेंट्स के हाथ में एक लेटर आता है कि सर विद ड्यू रेस्पेक्ट आपका एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रांसफर हो रहा है। अब वो पेरेंट्स टीसी अप्लाई करेंगे तो टीसी की भी फीस देनी है। और जो 3 महीने उनका बच्चा पढ़ा, एक्चुअल में तो वो एक ही महीना पढ़ा फॉर अप्रैल मंथ, पर उस 3 महीने की उनको ट्रांसपोर्ट फीस, ट्यूशन फीस, एनुअल फीस और ना जाने कौन कौन सी फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। अब वो टीसी लेकर किसी दूसरे स्कूल में जाते हैं और वहां पर एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। एडमिशन हो जाता है, पर वहां पर भी उन पेरेंट्स को पूरे 12 महीने की फीस देनी पड़ेगी। और ऐसा प्रैक्टिकली होता है। कैसे होता है? जब आप जुलाई मंथ में अपने बच्चे का एडमिशन कराएंगे तो आपसे जुलाई प्लस अप्रैल की फीस ली जाएगी, अगस्त प्लस मई की फीस ली जाएगी, सितंबर प्लस जून मंथ की फीस ली जाएगी। ऐसा स्कूल ने स्ट्रक्चर बना रखा है। नो मैटर आप अप्रैल से स्टार्ट करें चाहे जुलाई से स्टार्ट करें, फीस तो आपको 12 महीने की देनी ही पड़ेगी। ये है हमारे समझदार स्कूल। सो दोस्तों, हम इन सब चीजों के अंदर घिरे रहते हैं, कभी ज्यादा ध्यान नहीं देते, एंड वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस टू। हम करेंगे क्या? क्योंकि अगर हम किसी कंडीशन में लेट हो जाते हैं या हमें स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता तो हमको एक छोटी सी फीस और देनी होती है इन टर्म्स ऑफ डोनेशन। आप ये सब बात जानते हैं। अब मेरा एक सवाल है कि जब हमारा बच्चा पूरे 365 दिन स्कूल नहीं जाता तो क्या स्कूल का फर्ज नहीं बनता कि सपोज आपके बच्चे लेट ज्वाइन कर रहा है या सपोज आपके बच्चे ने काफी सारी छुट्टियां ली हैं, तो सर ये रही आपकी फीस, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न हम आपको वापस देते हैं। अगर स्कूल नॉन प्रॉफिटेबल है, अगर स्कूल एक ऐसी संस्था है जो कि प्रॉफिट बनाती ही नहीं है, ये तो सेवा का काम है, तो फिर जितने दिन हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है उसके पैसे लौटाओ ना। नहीं, वो कोई नहीं करेगा, कतई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा तो हमारे सिस्टम में है ही नहीं, ऐसा तो कहीं होता ही नहीं है, पर ऐसा होना चाहिए। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, सपोज किसी स्कूल के अंदर किसी क्लास में एवरेज 40 से 45 बच्चे, 50 बच्चे पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टॉप परफॉर्मर होते हैं बियॉन्ड 80%, 90%, कुछ बच्चे एवरेज परफॉर्मर होते हैं। सो अगर बच्चा एवरेज परफॉर्मर है तो क्या ये बच्चे की गलती है? क्या कभी किसी ने फैकल्टी को या टीचर को ब्लेम नहीं किया? किसी ने स्कूल को ब्लेम नहीं किया? क्यों नहीं किया? मैं ये कहता हूं, अगर कोई बच्चा कम परफॉर्म कर रहा है, अगर कोई बच्चा नहीं सीख रहा है, तो ये प्रॉपरली सोलली स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप फीस लेते हो तो आपको बच्चे को इस अकॉर्डिंग गाइडेंस देनी चाहिए, इस अकॉर्डिंग नॉलेज प्रोवाइड करनी चाहिए कि बच्चा 100% का 200% सीखे। बट नहीं, आपके पास तो पैसा पूरा आ रहा है, फीस पूरी आ रही है, बच्चा पढ़े तो ठीक, नहीं पढ़े तो ठीक। और मैंने आज तक कोई भी स्कूल ऐसा नहीं देखा कि इन केस बच्चे के 50% मार्क्स आए या कोई बच्चा फेल हो गया, अगर बच्चा फेल हो गया तो उस बच्चे ने पूरे साल की फीस रिटर्न कर दी उस पेरेंट्स को। क्यों नहीं करते? क्या आपको फील नहीं होता इस बच्चे का एक साल खराब हो गया, ये बच्चा नहीं पढ़ पाया,
या इसमें बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें स्कूल की और फैकल्टी की जिम्मेदारी है? क्यों नहीं उठाया जाता ऐसे कदम? ऐसे कदम उठाने चाहिए दोस्तों। आप और हम मिलकर के इनिशिएटिव लेंगे तो ये बात बनेगी। बच्चों की सोचो, फ्यूचर की सोचो। ये स्कूल सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग करते हैं, ये सिर्फ फीस को रिटेन करते हैं। इनको सिर्फ फीस से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है। बच्चा पढ़े तो ठीक, नहीं पढ़े तो ठीक। और फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द फैमिली डिस्प्यूट्स या जो घर में टेंशंस होती हैं, कहीं ना कहीं स्कूल फीस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि एक पेरेंट्स के ऊपर होम लोन, व्हीकल लोन, क्रेडिट कार्ड्स, अदर यूटिलिटी बिल्स, कभी इलेक्ट्रिसिटी का है, कभी पानी का है, कभी इंटरनेट का, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, उसके बाद में टर्म इंश्योरेंस, उसके बाद में हेल्थ इंश्योरेंस, लॉट मेनी थिंग्स हैज टू बी फुलफिल। एक फैमिली बहुत सारी चीजें फुलफिल करती है, मेंटेन करती है। उसके बाद में जब सब कुछ हो गया, सबसे बड़ा प्रेशर आता है फीस का। अब हो सकता है एक बार के लिए आपका मेडिक्लेम का पैसा जाए या ना जाए, हो सकता है एक बार आपके लिए कोई दूसरी डिपॉजिट या फिर कोई यूटिलिटी बिल पे हो या ना हो, बट फीस सबसे पहले डिपॉजिट होती है। क्योंकि अगर 2 दिन में फीस लेट हो गई, आपके बच्चों को क्लास से बाहर कर दिया जाता है। 50 बच्चों के सामने उसकी इंसल्ट होती है। क्यों? सो इतना सारा प्रेशर एक फैमिली ओनर करता है, निभाता है, कैसे निभाता है पता नहीं। और हमारे स्कूल ओनर्स को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, उनको फीस टाइम पे चाहिए, और वो भी इतनी, और हर एक पैरामीटर पे। सो दोस्तों, बहुत सोचने वाली बात है। गौर कीजिए, सोचिए, और अगर आप सहमत हैं मेरी बात से कि यस, स्कूल इज अ हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। और अगला वीडियो आपको मेरी तरफ से किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको इस पूरे वीडियो के अंदर एक भी पॉइंट वैलिड लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।